हेलो गाइस, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला वीडियो मेनली बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होके जेई मेंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेगा। इस वीडियो के 4 पार्ट्स होंगे, तो आज हम लोग पहले पार्ट से चालू करते हैं जिसमें बेसिक प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करूँगा मैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर सिस्टम आया था। नेचुरल नंबर सिस्टम में हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3। नेचुरल नंबर के बाद जब लगा कि कुछ नया नंबर सिस्टम होना चाहिए तो एक नया नंबर डिस्कवर किया, होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ एक नया नंबर आया था, 0। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है, 0 का। होल नंबर से बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर तो सारे आते ही हैं, प्लस सारे नेगेटिव नंबर्स भी उसमें आ जाते हैं। इंटीजर से बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा है? रियल नंबर्स। रियल नंबर कंप्राइजेज ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रैशनल नंबर। रियल नंबर से बड़ा नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेचुरल नंबर्स में जब 0 ऐड किया गया तो होल नंबर आया। होल नंबर में जब नेगेटिव ऐड किया तो इंटीजर्स आए। जब इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर को मिलाया गया तब रियल नंबर्स आया। और रियल नंबर के बाद जो नंबर सिस्टम आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द बिगेस्ट नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या नया आया वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसने आके पूरी चीज़ों की हालत ख़राब कर दी। वो नंबर का नाम है आई। आई का मतलब होता है आयोटा। होल नंबर में 0 आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई ने आया। आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आई की वैल्यू है √(-1). आई की वैल्यू है √(-1). सबसे पहले जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा गया x² + 4 = 0, तब +4 उधर जाके बना -4, स्क्वायर उधर जाके बनेगा रूट। जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो बाहर क्या आता है? +-। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता है तो हम लोग 10th क्लास में क्या लिखते थे? नो रियल रूट्स, बिकॉज इट हैज़ इमेजिनरी रूट्स। तो अब हम इसको लिख सकते हैं √4 × √-1। √4 का मतलब होता है 2, √-1 का मतलब होता है i। तो x की वैल्यू आ गई +-2i। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ किया, इमेजिनरी नंबर को यूज़ किया। इमेजिनरी नंबर i है, i की वैल्यू √(-1) होती है। √(-1) जब भी जहाँ भी लिखा होगा आपको उसके जगह पे लिख देना है i। तो +4 उधर गया, -4 बना तब तक ठीक था, रूट बना तब तक ठीक था। जब भी रूट आता है +- आता है, वेरी गुड। लेकिन √4 × √-1 हमने लिखा। क्या हम ऐसा हमेशा लिख सकते हैं? तो याद रखना √AB √A × √B होता है, बट नॉट ऑलवेज। इफ़ A एंड B बोथ आर पॉजिटिव ये होता है, इफ़ A एंड B बोथ आर नेगेटिव नहीं होता। अगर इन दोनों में कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब भी ये होता है। तो √A × √B = √AB इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन both are positive or one of them is positive and one is negative. If A and B both are negative, √AB is not equal to √A × √B. अब यहाँ पे सिर्फ मैं देख रहा हूँ तो √-4 है, तो 4 × -1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसलिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। √-1 बन गया i और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया +-2i। तो ये हमारा पहला फॉर्मेट था। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है z से = x + iy। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z x + iy से रिप्रेजेंट होता है। इसमें x कौन है?
रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, y कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल का पहला दो अल्फ़ाबेट RE, y है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर IM। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर सपोज लिखा हूँ मैं 2 + 3i, तो इसके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कौन है 2 और इमेजिनरी पार्ट कौन है 3। इमेजिनरी नंबर कौन है i। तीन चीज़ें हो गई, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर। 2 इज़ रियल पार्ट, 3 इज़ इमेजिनरी पार्ट एंड i इज़ इमेजिनरी नंबर। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ 2 - 5i, तो इसका रियल पार्ट कौन है 2, इमेजिनरी पार्ट कौन है -5, इमेजिनरी नंबर कौन है i। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, सो नेक्स्ट, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल। ये टॉपिक दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जेई में इसके क्वेश्चन 100% दिखते ही हैं बहुत ईयर्स में। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब बोला जाता है, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। और प्योरली इमेजिनरी कब बोला जाएगा, जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होगा। उल्टा, प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी 0, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल 0। a + ib अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्योरली रियल कब होगा, जब कौन 0 होगा, b = 0। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब कौन 0 होगा, a = 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर a 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा, और अगर b 0 होगा तो प्योरली रियल होगा। एग्जाम्पल, रियल का एग्जाम्पल 5 - 6 7, ये प्योरली रियल नंबर्स हैं। 5i, 6i, -2i, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। 2 + 3i, इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, इसलिए इसको प्योरली रियल में भी काउंट नहीं करेंगे, प्योरली इमेजिनरी में भी काउंट नहीं करेंगे। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ प्योरली रियल, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ प्योरली इमेजिनरी। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ i। याद रखना, कॉम्प्लेक्स जेई मेंस में और बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, बस थोड़ा सा एडिशनल कुछ चीज़ें करेंगे और आंसर आपके हाथ में होगा। वैसे भी ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। पावर ऑफ i, इसका मतलब जब हम i के पावर में कुछ भी नंबर्स देखते हैं तो क्या होता है, i के पावर में 0 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, i टू द पावर 1 i। नॉर्मल एक्सपोनेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। i² -1, क्योंकि i होता है √(-1), तो उसका स्क्वायर क्या होगा, -1। i³ i² × i स्क्वायर है -1, -1 × i क्या होगा, -i। i टू द पावर 4, याद रखना, बस आप लोगों को 0 1 2 3 की वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी बड़ा नंबर आता है तो उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर किसी चीज़ का निकालते हैं तो याद करो, हमने पढ़ा था उसका रिमाइंडर कभी भी, यूक्लिड ने हमको बताया था 0 1 2 3, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। किसी भी नंबर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर उससे बड़ा नहीं हो सकता। 7 से अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर मैक्सिमम 6 होगा। वैसे ही 4 से डिवाइड करें तो उसका मैक्सिमम रिमाइंडर 3 होगा। तो 0 अगर रिमाइंडर आया तो आंसर होगा 1, अगर रिमाइंडर 1 आया तो आंसर होगा i, रिमाइंडर अगर 2 आया तो आंसर होगा -1, अगर रिमाइंडर आया 3 तो आंसर होगा -i। तो i टू द पावर 4, 4 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 0 एंड द आंसर इज 1। i टू द पावर 23,
23 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 3, सो द आंसर इज माइनस आई। आई टू द पावर 29, 4 7 जा 28, द रिमाइंडर इज 1, सो द आंसर इज आई। 400, 4 से डिवाइड करो, द रिमाइंडर इज 0, तो आई टू द पावर 0, तो आंसर इज 1। तो बहुत सिंपल है, कोई भी आई के पावर में अगर बड़े नंबर होंगे तो आप 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना, रिमाइंडर जो भी होगा उसको आप लिख देना। वो रिमाइंडर 0 होगा तो आंसर होगा 1, 1 होगा तो आंसर होगा आई, 2 होगा तो होगा -1 एंड 3 होगा तो होगा माइनस आई। गॉट इट? व्हाट इफ नेगेटिव पावर आता है -1, आई टू द पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/i। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, कभी भी रूट वाला टर्म नीचे नहीं हो सकता, रैशनलाइज करते हैं। व्हाट इज आई? रूट ओवर ऑफ -1। तो सिमिलरली हम अब ये पढ़ रहे हैं कि आई भी कभी नीचे नहीं हो सकता, तो हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आई बाय आई स्क्वायर, आई बाय -1 माइनस आई, आई इंटू आई स्क्वायर, व्हाट इज आई स्क्वायर? -1, आई बाय -1 इज माइनस आई। आई टू द पावर -2, 1/i स्क्वायर, 1/-1 -1। आई टू द पावर -3, 1/i क्यूब, आई क्यूब इज -i। अब रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? आई बाय -i स्क्वायर, i/1 एंड द आंसर इज i। सपोज क्वेश्चन है i के पावर में -33, 1/i टू द पावर 33, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, रिमाइंडर इज 1। अब 1/i को कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली दिस, सो द आंसर इज -i। नेक्स्ट एक नोट कर लो सब, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव आई के पावर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर होगा 1। आई टू द पावर 0, आई टू द पावर 1, आई स्क्वायर, आई क्यूब। 4 कंसेक्यूटिव पावर है 0 1 2 3, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 101 100 203, 200 201 202 203, 305 306 307 308, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर। देखो आई टू द पावर 0 क्या होता है? 1, ये होगा i, ये होगा -1, ये होगा -i, कट गया, आंसर इज 0। तो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर हमेशा कट के क्या बचते हैं? 0। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव लेंगे, i टू द पावर n, n+1, n+2, n+3, द आंसर इज 0। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न, चारों ही बहुत सिंपल है, जो बेसिक ऑपरेशन है। सपोज़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, सपोज़ ये है 1+i, सपोज़ ये है 1+2i। मेरा मन है कि मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं, या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर मल्टीप्लाई करूं, या फिर डिवाइड करूं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, चारों चीज़ें बचपन से सुनते हुए आ रहे, कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐड, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करना है, इट इज़ वेरी सिंपल। दोनों का रियल पार्ट को ऐड कर दो, दोनों का इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो। 1 + 1 2, i + 2i 3i। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 - 1 0, i - 2i -i। 2 कॉम्प्लेक्स, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? -i। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल, हर एक बच्चा हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, 1 × 2i 2i, i × 1 i,
आई इंटू 2i, 2i स्क्वायर, 2i प्लस आई क्या होगा 3i, आई स्क्वायर हमको पता है, हमने पढ़ा था -2, सो 1 - 2 इज -1 प्लस 3i। एडिशन तो बहुत सिंपल था, ऐड किया, कुछ नया नहीं लगा। मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन तीनों में कुछ नया नहीं है। डिवीज़न में 1 प्लस आई बाय 1 प्लस 2i। हमने क्लास 9th में पढ़ा था रूट कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, जब भी रहेगा रैशनलाइज करेंगे। इनफैक्ट एक टॉपिक था रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक रैशनलाइज करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2i, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 2i, 1 इंटू 1 1 माइनस 2i प्लस आई माइनस 2i स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2i का स्क्वायर क्या होगा 4i स्क्वायर, 1 के जगह 1 माइनस 2i प्लस आई माइनस आई माइनस 2, आई स्क्वायर बन जाएगा -1, तो ये बन जाएगा +2, 1 + 2 बन गया 3, आई स्क्वायर बन गया -1, 3 माइनस आई बाय 5। सो इस क्वेश्चन का ये डिवीज़न का ये आंसर है। आई कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए। सो दिस आर द बेसिकली 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। डिवीज़न में याद रखना आई नीचे नहीं रहना चाहिए, रैशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन का दूसरा नाम है गॉसियन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन और हमने पहले पढ़ा था क्लास 10th में कार्टेशियन प्लेन। दोनों में क्या डिफरेंस है, जब रियल नंबर्स को हम प्लॉट करते हैं तो हमको कार्टेशियन प्लेन यूज़ करते हैं हम लोग, और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं तो प्लेन का नाम हो जाता है आर्गेंट प्लेन। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन। सो 2 एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये रियल एक्सिस कहलाता है, ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। रिलेशन फंक्शन में ग्राफ बनाते हैं तो ये इनपुट की लाइन होती है या आउटपुट की लाइन होती है, चीज़ वही है, बस नाम अलग हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन आर्गेंट प्लेन में ये रियल एक्सिस कहलाता है, ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। तो सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 3i z1, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ पे होगा, ये 0 है, 1 2 1 2 3, तो 2 3 यहाँ पे होगा, जैसे हम लोग क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर z1 इन आर्गेंट प्लेन। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन। सपोज द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2 3 - 5i। सो इन इच quadrant it will lie, x is positive and y is negative। x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 4th क्वाड्रेंट में। तो x में 3 यहाँ कहीं पे होगा, y में -5 यहाँ कहीं पे होगा। सो दिस इज z2, z3 -2 - 3i। If both the real and imaginary part are negative, it will come under 3rd quadrant, -2 -3। So this is z3। तो कैसे हम लोग आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है। अब आर्गेंट प्लेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे अगले टॉपिक में होगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये जो डिस्टेंस है, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में भी बताने वाला हूँ। ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। कैसे हम लोग कोनिक सेक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेट करेंगे वो भी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो ओरिजिन से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होता है वो मॉड्यूलस ऑफ z1 होता है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या चीज़ से डिनोट होगा, यहाँ से यहाँ तक मॉड ऑफ z2।
यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या चीज़ के लिए रिप्रेजेंट होगा, मॉड ऑफ Z3। देखो मॉड्यूलस की बात अगर कहीं भी आ गई ना तो ये बात समझ जाना कि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। हमको बताया गया मॉड्यूलस ऑफ -5 5 होता है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और मॉड्यूलस का मतलब है सेंटर, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, तो इसलिए उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये ओरिजिन से Z2 का डिस्टेंस मॉड Z2 से रिप्रेजेंट होता है, ओरिजिन से Z1 का डिस्टेंस मॉड Z1 से रिप्रेजेंट होता है, ओरिजिन से Z3 का डिस्टेंस मॉड Z3 रिप्रेजेंट होता है। और इसी डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं, इसको भी हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। ओके सर, द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस अभी मैंने बताया इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो उसका मॉड्यूलस जो कि r भी होता है उसकी वैल्यू रूट ओवर ऑफ x² प्लस y² होती है। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में याद रखना कहीं भी i नहीं है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, तो इसका मॉड्यूलस होगा रूट ओवर ऑफ 3² प्लस 2² रूट ओवर ऑफ 13। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z 1 + i बाय 1 - i। अगर इसका मॉड्यूलस आपको निकालना है तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, रैशनलाइज करके, रैशनलाइज करोगे तो ये बन जाएगा i। अब इसका मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, रूट ओवर ऑफ 0² प्लस 1²। इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, इसलिए 0² प्लस 1², तो इसका आंसर होगा 1। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस की, उससे हमको पता चलेगा कि मॉड्यूलस सेपरेट भी हो सकता है, ऊपर नीचे अलग अलग निकाल के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉन्जुगेट? इफ z equals to x plus iy, conjugate is represented by z dash, conjugate is represented by z dash and the sign of imaginary part changes। अगर x plus iy है तो ये बन जाएगा x minus iy। कोई भी कॉन्जुगेट अगर हम लगाते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z 2 + 3i, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इसका कॉन्जुगेट निकालो तो ये बन जाएगा 2 - 3i। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z -1 - i, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -1 + i। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z 1 + i बाय 1 - i, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो दो तरीके हैं। फर्स्ट, आप इसको रैशनलाइज कर दो। अगर आप इसको रैशनलाइज करते हो तो ये बन जाएगा i, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -i। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 मैं अभी आगे बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी जैसे ही हम इसका कॉन्जुगेट लगाएंगे वो ऊपर नीचे सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर रैशनलाइज करेंगे। तो कान को किधर से भी पकड़ो, बात तो एक ही है। पहले रैशनलाइज करो फिर कॉन्जुगेट लो, पहले कॉन्जुगेट करो फिर रैशनलाइज करो। मेहनत बराबर है लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा। तो मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो कॉन्जुगेट भी तो कुछ रिप्रेजेंट करता होगा। तो कॉन्जुगेट देखो, मैं नहीं बताना चाहता आपको, 2 + 3i है, तो 2 + 3i यहाँ पे होगा z, तो इसका कॉन्जुगेट कौन होगा, 2 - 3i। x में 2, y में -3, क्या दिख रहा है? मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस। अगर ये z है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, z बार। इमेज, ये मिरर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मेरी परछाई है। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेट एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो व्हाट इज मॉड्यूलस? द डिस्टेंस। व्हाट इज कॉन्जुगेट? द इमेज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इनको भूल गए तो पूरा गेम फिनिश है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। एक एक प्रॉपर्टी बिल्कुल 4-4, 5-5 क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगी, इतनी इंपॉर्टेंट है। दिखने में बहुत छोटी लगेगी ये प्रॉपर्टी, लेकिन सबकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो पहली प्रॉपर्टी है z1 + z2 का होल बार। अगर कॉन्जुगेट पूरे में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में है
तो कॉन्जुगेट बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, दोनों में अलग अलग हो गया, बीच में प्लस आ गया। सिमिलरली अगर बीच में माइनस है तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस वीडियो को पॉज करके ये वाली प्रॉपर्टीज नोट जरूर कर लेना। Z1 इंटू Z2 होल बार, ये भी प्रॉपर्टी की वजह से दोनों अलग अलग कॉन्जुगेट मिल गया दोनों को। वैसे ही डिवीज़न में तो भी अलग अलग हो गया, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में कॉन्जुगेट ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 2 बार अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट निकालते हो तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद जो मैं 5th, 6th, 7 बताता हूँ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला हमने, z प्लस जेड बार बाई 2, z दिया हुआ x प्लस आई वाई, जेड बार है x माइनस आई वाई, दोनों को हम लोग ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x आ जाएगा। और x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर i से डिवाइड कर देंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा y। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो पहला रिजल्ट आएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 7, पावर में n है तो पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर पावर में n डालो, n मतलब 2, 3 स्क्वायर, सपोज स्क्वायर ले लेते हैं, तो पहले स्क्वायर करो फिर कॉन्जुगेट करो, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर स्क्वायर करो, बात बराबर है। मतलब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले स्क्वायर कर रहे हो उसको, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, फिर आप उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी सिंपल एज, अगर आप पहले उसका स्क्वायर निकाल रहे हो फिर कॉन्जुगेट कर रहे हो, मतलब वाइस वर्सा दोनों सेम होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वेश्चंस इन्हीं प्रॉपर्टी से बनेंगे और प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल है देखने में। Z1 इंटू Z2 का मॉड, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करके उसका मॉड्यूलस निकालते हो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इंडिविजुअल का मॉड्यूलस निकाल के आप मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलर इज द केस विद डिवीजन। थर्ड प्रॉपर्टी अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 3 स्टार। Z इंटू जेड कॉन्जुगेट को मॉड Z के स्क्वायर से इक्वेट किया जाता है। कैसे, इसका प्रूफ इसलिए मैं बता देता हूँ। Z है x प्लस आई वाई, तो Z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आई स्क्वायर, -1। हमको पता है मॉड Z क्या होता है, रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड Z का स्क्वायर ही तो ये है। तो व्हाट इज Z इंटू जेड कॉन्जुगेट, मॉड Z का स्क्वायर, इसलिए Z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है मॉड Z का स्क्वायर। मॉड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस दोनों ही सेम होगा, क्योंकि एक में 2 + 3 आई है, एक में 2 - 3 आई है, लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के मॉड्यूलस सेम होते हैं। नेक्स्ट 5th और 6th में इनइक्वालिटीज़ आ गया। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं और उसका मॉड्यूलस निकालते हैं, वो हमेशा छोटा होगा किससे, इंडिविजुअल मॉड्यूलस के सम से। अगर आप दोनों को इंडिविजुअली मॉड्यूलस निकाल के ऐड कर रहे हो, उसकी वैल्यू बड़ी होगी हमेशा किससे, जब आप सिंपली दोनों को ऐड करके उसका मॉड्यूलस निकाल रहे हो तो। और अगर आप दोनों के मॉड्यूलस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा उससे ये बड़ा होगा, Z1 + Z2 का मॉड्यूलस। इन सब क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो यूजिंग अ एग्जाम्पल। आप Z1 को ले लो 1 + i अपने मन से, Z2 को ले लो 2 + i अपने मन से, 2 - i, 2 + 3i, कुछ भी ले सकते हैं। एक बार आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और फिर मॉड्यूलस निकालना है, और एक बार आपको करना है इसका मॉड्यूलस निकाल के दोनों के मॉड्यूलस की वैल्यू को ऐड करना है। आप ऑब्जर्व करोगे हमेशा ये वाला टर्म बड़ा होगा, और अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा ये वाला टर्म बड़ा होगा। तो ये दोनों भी 3 स्टार पॉइंट्स हैं। तो अभी तक जो आज की पूरी क्लास में ये 3 टर्म को आपको याद रखना बहुत मैंडेटरी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पिछले कॉन्जुगेट की लास्ट प्रॉपर्टी जैसा ही है। पहले आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो क्यूब कर रहे हो, फिर उसका मॉड्यूलस निकालो, या पहले मॉड्यूलस निकाल के क्यूब कर दो, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत फ़ायदेमंद है। मान लो आपको ये निकालने बोल रहा है, आप भैया पहले उसका मॉड्यूलस निकाल दो, जितना पावर है आप उसमें पावर ऐड कर दो।
इसमें आपको खतरा बहुत ज़्यादा है, अगर पावर 4 दे देगा तो पहले आप a प्लस आई बी टू दी पावर 4 करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, एंगल आ गया। जहाँ एंगल की बात आती है वहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है मतलब कन्फ्यूज़न आना चालू हो जाता है। तो पहले इस बात को यहाँ समझते हैं हम लोग। ये एक डायग्राम है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पे m सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई एक लाइन है, तो ये वाले डिस्टेंस को मैंने बोला था रेडियस मॉड्यूलस, इसका इमेज होता है कॉन्जुगेट। ये रियल एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लेते हैं तो ये थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट है। सपोज ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एंगल हम लोग लेंगे। सो दिस इज थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थीटा को निकालने के लिए हम लोगों को कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा। सोचो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट का नाम है एक्स वाई। तो x कौन सा वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला, y कौन सा डिस्टेंस होता है, ये वाला। सो इन ट्रायंगल MOA tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस y बाय x। तो थीटा इक्वल्स टू tan, उधर जाके क्या बनता है, tan इनवर्स y बाय x। मैंने मॉड्यूलस क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग tan इनवर्स y बाई x यूज़ करते हैं जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन यही कहानी जब सेकंड, थर्ड या फोर्थ में होती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है जो मैं तुमको इसके बाद वाले स्लाइड में बता रहा हूँ। तो यहाँ तक बस याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड y बाय x। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड, and it is the angle that OM makes with the positive real axis। पॉजिटिव रियल एक्सिस मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को नोट करते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स की कहानी है, आंसर कुछ भी हो सकता है। तो देखो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब साइन 1/2 कहाँ पे देता है, 30 डिग्री में देता है। उसके बाद हर पीरियोडिकली बहुत सारे वैल्यूज़ में साइन 1/2 देता है। तो सारे आंसर्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकते, तो इसलिए बनाया गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रख लो, नोट कर लो, होता है -180 to 180। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -180 से लेकर 180 तक। मतलब आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट का आंसर 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -180 से कम नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो आंसर होता है अल्फ़ा, थीटा की वैल्यू होती है अल्फ़ा। एंड व्हाट इज़ अल्फ़ा, अभी जो मैंने बताया tan इनवर्स मॉड y बाय x, इसलिए मैंने उस केस में लिख दिया था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाय x। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, आर्गेंट प्लेन में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ये पाई है, पाई से कम तो क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में जनरली हमने सीखा था पाई प्लस अल्फ़ा, लेकिन अगर पाई प्लस कर देंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में काउंट नहीं होगा, इसलिए हम लोग उल्टा लेंगे। तो याद रखो, जब हम लोग क्लॉकवाइज नोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन अगर हम ऐसे नोट डाउन कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल आते हैं, और जब हम ऐसे नोट डाउन करते हैं तो नेगेटिव एंगल आता है। 30 डिग्री इधर रिप्रेजेंट होगा, इधर तरफ कौन रिप्रेजेंट होगा, -30 डिग्री, -60, -90, -180, -270, -360। अगर आप क्लॉकवाइज नोट कर रहे हो तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज नोट कर रहे हो तो पॉजिटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर ट्रिग्नोमेट्री। सो अगर मैं इधर बात करूं उल्टे में, तो अगर इधर अल्फा है तो इधर क्या होगा, माइनस अल्फा। अगर इधर पाई माइनस अल्फा है तो इधर क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। सो हमको ये वाला टेबल याद रखना है आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आंसर आया तो अल्फा, सेकंड में आया तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में आया तो -पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ में आया तो माइनस अल्फा। तो अगर क्वेश्चन है
z इक्वल्स टू -1 प्लस √3i। बोल रहा है इसका आर्ग्यूमेंट निकालो। तो यहाँ पे x कौन है -1, y कौन है √3। तो पहले आप निकालोगे अल्फ़ा tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स √3। tan √3 कहाँ पे देता है 60 डिग्री, 60 मतलब π/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/3। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स इज नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पाई माइनस अल्फ़ा। सो थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस π/3, 2π/3। तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है एक्स और वाई। नेक्स्ट आपको निकालना है अल्फ़ा। अल्फ़ा निकालने के बाद आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो एज क्वाड्रेंट को हम लोग चेक करके हम लोगों को पता चलेगा कि थीटा की क्या वैल्यू होगी। लेकिन ये फिक्स है कि थीटा की वैल्यू -180 से कम नहीं हो सकती और +180 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -180 एंड +180। It is the principal value branch of complex number for argument or amplitude. Okay, so first is to find alpha, then is to find quadrant, and then is to find theta. Okay, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद सेकंड रिप्रेजेंटेशन है पोलर फॉर्म, और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दैट इज यूलर फॉर्म। तीन तरीकों से कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यूलर फॉर्म होता है z इक्वल्स टू r e टू द पावर आई थीटा। ये तीनों सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये बहुत सिंपल है, जो हमने पढ़ा था x प्लस आई वाई। हमने आज सीखा रेडियस निकालना और थीटा निकालना। अगर आप r और थीटा निकाल लेते हो और उसको इस फॉर्म में लिख देते हो तो बन जाता है पोलर फॉर्म, और अगर आप r और थीटा को इस फॉर्म में लिख देते हो तो वो बन जाता है यूलर फॉर्म। तो सपोज एक क्वेश्चन है z इक्वल्स टू -1 प्लस √3i, या इस काम करते हैं, इसको -1 प्लस आई करते हैं। नेक्स्ट नया क्वेश्चन बना लेते हैं। तो x है यहाँ पे -1, y है यहाँ पे 1। हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा tan इनवर्स मॉड y बाय x, tan इनवर्स 1 बाय -1, tan इनवर्स नेगेटिव तो हट जाएगा, tan 1 कहाँ पे देता है π/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/4। अब हम लोग निकालेंगे थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस π/4, 3π/4। तो पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू। अब रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 + 1 मतलब 2। तो रेडियस की वैल्यू आ गई हमारी √2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा इस क्वेश्चन का था -1 प्लस आई। इसी को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो r की जगह पे आ जाएगा √2 कॉस, थीटा के जगह पे आ जाएगा 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आंसर है। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आंसर यही आएगा।
स्टैंडर्ड फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज दिस? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को अगर यूलर फॉर्म में लिखना है तो r e टू द पावर i थीटा, r क्या है? √2 e टू द पावर i 3π/4 z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। r है √2 और थीटा है 3π/4। सो ये तीन टाइप के रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। याद रखो अभी जितने भी जेईई मेंस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें आपको यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और इन दोनों की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, उसमें हम लोग यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के एप्लीकेशन इन जेईई मेंस को डिस्कस करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप को रिलेट करता है सर्कल से, एलिप्स से, कोन से, और कैसे उनके क्वेश्चन को हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सब के लिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक बाय बाय, डिस्पर्स।